So, hello everyone. So this is CA Sanidhya Saraf, your friend, mentor and coach for audit and law. So कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही है एंड आपके प्रिपरेशंस को और अच्छा बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ी है हिमांशी गर्ग, हु हेल्स ऑल द वे फ्रॉम मथुरा एंड जिन्होंने स्कोर किया है 83 मार्क्स एंड इकोनॉमिक लॉस पेपर 6D एंड ऑल्सो शी हैज क्लियर्ड हर CA फाइनल एग्जामिनेशन आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ स्मॉल इंटरेक्टिव सेशन विद हिमांशी, जहां पे शी इज गोइंग टू गाइड अस कि भाई इकोनॉमिक लॉस पेपर 83 मार्क्स कैसे आए. दैट इज क्वाइट रिमार्केबली अचीवमेंट. एंड साथ ही साथ हिमांशी शॉर्ट में अपना स्टोरी भी शेयर करेगी. दैट इज वेरी वेरी मोटिवेशनल कि कैसे इसने सीए जर्नी अपना क्लियर किया इन स्पाइट ऑफ ऑल द स्ट्रगल्स, ऑल द पेन्स, ऑल द प्रॉब्लम्स, ऑल द हर्डल्स दैट वर देयर इन हर वे. तो वेलकम हिमांशी. Thank you, sir. It's an honor to be here. ओके. तो सबसे पहले हिमांशी इकोनॉमिक लॉस पेपर 60 की बात करते हैं कि आप 83 मार्क्स कैसे लेकर आए हो, क्या आपकी स्ट्रैटेजीज रही थी एंड एवरीथिंग. एंड उसके बाद आप इन शॉर्ट अपने उस जर्नी के बारे में भी बताना जो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को मोटिवेट करने वाला है. तो भाई आप लोग कहीं जाइएगा मत, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इन दिस वीडियो एंड आपको बहुत सारा इंस्पिरेशन भी मिलेगा. एंड वीडियो को लाइक कर दो यार, अपना सपोर्ट शो करने के लिए, अपना करने के लिए. तो हिमांशु, सबसे पहले जैसे कि इकोनॉमिक लॉस पेपर 60 एक ओपन बुक एग्जामिनेशन है, राइट? तो कंसिडरिंग कि ओपन बुक एग्जामिनेशन है, काफी बच्चे इकोनॉमिक लॉस 60 में उतना एफर्ट नहीं देते या उतना फोकस नहीं करते, उतना ध्यान नहीं देते. तो आपका क्या प्लान ऑफ अप्रोच रहा था रिगार्डिंग इकोनॉमिक लॉस पेपर 60? जैसे आपने क्लासेस ली इकोनॉमिक लॉस की, आपने क्लासेस वगैरह देखी, तो आप एक बार स्टूडेंट्स को गाइड करें कि यार फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट कि आपने क्लासेस परचेज करा, तो उसके बाद आपने क्लासेस कैसे कंप्लीट करा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्लासेस आपका रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या था इकोनॉमिक लॉस पेपर 60 के लिए. एंड साथ ही साथ ऐसी कौन सी स्पेशल चीजें थी, कौन सी स्पेशल बातें थी, कौन सी स्पेशल टेक्निक्स थी दैट रियली हेल्प यू कि इकोनॉमिक लॉस में आप इतना एक्सेल कर सकें. Sir, first of all, I would like to thank you. It is all possible just because of you. I purchased your lectures for economic laws. I viewed all those lectures in a stretch. I just took 6 hours in a day for about 10 days and completed all my classes for economic laws. And then what I did was, because I knew कि ये ऑप्शनल है तो मुझे याद तो कुछ भी नहीं करना है और मैं उतने फोकस से पढ़ ही नहीं पाऊंगी अगर मैं सिर्फ सुनती रहूंगी. तो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग कि जहां जहां पे यू टोल्ड ना कि ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में आ सकता है, ये डिस्क्रिप्टिव में आएगा, मैं फ्लेक्स लगाती गई अपनी बुक्स में. और जहां पे यू टोल्ड ना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है जस्ट फॉर रीडिंग, तो आई मेड श्योर कि उसके लिए मैंने मास्टर इंडेक्स में एक बार देख लिया था कि मेरे वो जो आपके पेज नंबर से आपने मेंशन किए हुए थे स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग, वो करेक्ट है और मतलब वैसे कि मैं उनको कितनी जल्दी आइडेंटिफाई कर पाऊंगी पेज नंबर्स के साथ. तो वो मैंने हेडिंग्स मेंशन कर दी थी बस उसमें कि दिस इज फॉर रीडिंग रीडिंग रीडिंग. तो ऐसे करके आई न्यू कि पेपर टाइम पे मुझे सिर्फ मास्टर इंडेक्स वेरी हेल्पफुल. उसमें से मुझे याद है लास्ट में मेरे पास सिर्फ 1 मिनट बचा था एंड 3 मार्क्स का क्वेश्चन था वो पेनल्टी वाला. तो आई जस्ट सॉ योर मास्टर इंडेक्स एंड वो मेरे को एकदम से मिल गया, अदरवाइज मेरा पेपर कंप्लीट ही नहीं हो पाता. उसमें से मेरे को 2 क्वेश्चंस में मेरे को बहुत हेल्पफुल थी उस मास्टर इंडेक्स में सर. और मैं यही बोलना चाहूंगी सारे बच्चों के लिए कि बीइंग इकोनॉमिक लॉ आप ये मत सोचना कि ऑप्शनल है तो वहां पे जाके आप ढूंढोगे अचानक से तो मिल जाएगा. वो 3 घंटे तो सर पता चलेंगे 7 एग्जाम्स वाले, पर इकोनॉमिक लॉज में 4 घंटे पता ही नहीं चलेंगे कब बीत गए. टीचर जब आंसर शीट लेने आएगा ना तब लगेगा ओ हो गए 4 घंटे. तो वो वैसे होने वाला है सर. ओके. तो एज हिमांशु टोल्ड, क्लासेस 10 डेज में कंप्लीट कर लिया अपना, हो जाता है आराम से, राइट? उसके बाद एक चीज उन्होंने बहुत अच्छा करा, जैसे क्लासेस के अंदर ना एक 60-40 फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग कि जो जो चीजें याद करनी है 60% एरियाज वो मैं मार्क कराता हूँ कि भाई इसको याद भी करना है, ओपन बुक है बोलकर आपको ये नहीं करना है कि सिर्फ रीड करके छोड़ दिया, क्योंकि हर चीज रेफर करने का टाइम नहीं होता एग्जाम हॉल में. बुक यू कैन नॉट रेफर बुक फॉर एवरीथिंग, वरना वो 4 घंटा कैसे निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा, 8 घंटे भी कम पड़ने वाले हैं, राइट? सो प्रैक्टिकली 60% चीजें याद रहनी चाहिए. एंड काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं कि इतना रेलिवेंट नहीं है, थोड़ा सा रीडिंग स्टफ है, उसको रीड करके आप छोड़ सकते हो एंड इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हो.
तो हिमांशु ने बहुत सही तरीके से गाइड किया आपको। एंड इंडेक्स यूज करना भी आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। यू शुड नो वेरी वेल कि इंडेक्स को कैसे यूज करना है, मास्टर इंडेक्स को कैसे यूज करना है। अब एक चीज बताना हिमांशु, लाइक आपने 10 डेज के अंदर आपने बताया कि 6 आवर्स इंटू 10 डेज आपने 10 दिन में क्लासेस कंप्लीट करा। तो अपार्ट फ्रॉम द क्लासेस टाइम आप कितना खुद से टाइम दे रहे थे उस 10 डेज में, या फिर सिर्फ क्लासेस ही देख रहे थे? एंड आफ्टर द क्लासेस एज वी नो कि बहुत काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक लॉस को उतना टाइम नहीं दिया जा सकता। तो आपने कितना टाइम दिया इकोनॉमिक लॉस पेपर 6D को आफ्टर द क्लासेस, एंड आपका रिवीजन अप्रोच क्या था? सर मेरी स्ट्रैटेजी ये थी, क्योंकि मैंने बहुत ग्रुप्स दिया था, तो आपका आईबीसी, फेमा, पीएमएलए, आई मेड श्योर कि मुझे बाद में देखने ही ना पड़े, मुझे इतने अच्छे से तैयार करने हैं। तो लास्ट में व्हेन आई वाज व्यूइंग योर लेक्चर्स फॉर दीज 3 चैप्टर्स, तो मैं उनको रिवीजन ज्यादा दे रही थी रेदर देन सिर्फ उनको रीड करने में, खुद से भी रिकॉल करने की कोशिश कर रही थी। और बाकी 3 में मेरी स्ट्रैटेजी ये थी, मुझे ये समझना पहले है, मुझे अपने फ्लैग्स तैयार करके रखने हैं, ताकि दोबारा मैं सिर्फ हेडिंग्स पढूं और अंदर का मटेरियल थोड़ा सा पढूं और थोड़ा मुझे याद हो, और हाईलाइट जहां जहां पे जरूरत था ना, हाईलाइट वाला पोर्शन पढ़ना पड़े मेरे को बस। तो इन दोज 1.5 डेज ऑल्सो मैंने इंपॉर्टेंट केस स्टडीज मार्क कर रखी थी। आई जस्ट रेड दोज केस स्टडीज कि मुझे ये पढ़ना है। और 1.5 डेज में मैंने ज्यादातर जो बाकी 3 चैप्टर्स थे ना, सरफाइज हुआ आपका, रेरा हुआ, कंपटीशन एक्ट हुआ, बेनामी हुआ, ये 4 मैंने ज्यादा फोकस किया। और बाकी 3 को मैंने कम टाइम दिया, क्योंकि वो मुझे याद भी थे अदरवाइज भी। तो आई न्यू कि अगर एमसीक्यू में भी आएगा ना, तो आई नो कि इसमें आंसर क्या है। बाकी में आई न्यू कि मुझे बुक रेफर करनी ही पड़ेगी बाकी 4 के लिए तो। और मास्टर इंडेक्स भी ना ऐसा है सर, आप हर चीज मास्टर इंडेक्स में ढूंढने जाओगे ना, तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो मैंने फ्लैक्स लगा रखे थे अपनी बुक में, और जहां पे मुझे लगता था नॉट इम्पोर्टेंट वाली जगह पे मैंने हाईलाइट कर रखा था मास्टर इंडेक्स में, कि ये मुझे मास्टर इंडेक्स से ही ढूंढना पड़ेगा। तो वो बहुत हेल्पफुल होता है सर। और 1.5 डेज में ना व्हाट आई सॉ वाज कि लोग डीटी पढ़ रहे हैं, आईडीटी पढ़ रहे हैं। तो आई वुड सजेस्ट आप 1.5 डेज में सिर्फ अपना इको लॉ पढ़ो, ताकि आपके दिमाग में ना डीटी ना घूमे, आपके दिमाग में लॉ घूमना चाहिए इकोनॉमिक लॉ के पेपर में। और एक बार इकोनॉमिक लॉ अच्छा हो गया ना, वो स्कोरिंग है आपको पता है, तो डीटी में मोटिवेशन आ जाएगा कि यार अब इसमें तो थोड़े ठीक ठाक भी मार्क्स आ गए ना, तो हमें इको लॉ पास कराने वाला है। एग्रीगेट की चिंता खत्म हो जाती है सर। राइट। एंड आफ्टर द क्लासेस आपने इकोनॉमिक लॉस पेपर 6D को कितना समय दिया? लाइक 3-4 दिन के लिए उठाया, या कभी कभी 2 घंटे के लिए उठा लिया? मतलब क्या स्ट्रैटेजी रहा आपका आफ्टर द क्लासेस की? 1.5 डेज में आपने बहुत अच्छे से गाइड किया, ड्यूरिंग द क्लासेस आपने कैसे फ्लैक्स यूज करे, आपने बहुत अच्छे से गाइड करा। बट वो जो फेज होता है क्लासेस से रिजल्ट का, जो फेज होता है, जो बीच का जो गैप होता है 3 महीने का, 4 महीने का, तो उस पार्टिकुलर गैप में आपने इकोनॉमिक लॉस का रिविजन कैसे करा? तो सर मैंने ना स्टार्टिंग के डेज में कम रिवाइज किया था, मैंने उसे एग्जाम के नियर ज्यादा रखा था। मतलब जो लास्ट 1 मंथ था ना, मैंने ज्यादा से ज्यादा कोशिश की मैं उसमें ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक लॉस पढूं, क्योंकि मैंने पहले नहीं पढ़ा और ये मुझे याद तो रखना नहीं है, बस मुझे पता होनी चाहिए चीजें कैसी है, क्या कितनी है, और मुझे आइडिया होना चाहिए हर सब्जेक्ट का। तो मैं लास्ट के 1 मंथ में व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज ऑन अ वीकली बेसिस, मतलब फर्स्ट वीक में तो मैंने संडे को क्या, जैसे संडे रखा कि 3 घंटे का स्लॉट रखा। उसके अलावा भी जब मेरा कुछ पढ़ने का मन नहीं करता था ना, तो मैं इकोनॉमिक लॉ लेके बैठ जाती थी। मतलब रेस्ट के टाइम पे मैं इकोनॉमिक लॉ लेके बैठ जाती थी, कि मेरा दिमाग नहीं भी चल रहा है ना, तो भी कुछ तो इनहेरिट हो ही रहा है, मुझे याद करना है। मेड श्योर कि उस काम से नियरेस्ट ज्यादा पढ़ा, और उसको संडेज में या जब भी कुछ पढ़ने का मन नहीं है ना, तो वो लेके बैठ गए, ताकि गिल्ट फील ना हो। तो मैं मानती हूँ सर, मैंने 3 घंटे 4-5 दिन और दिए होंगे, 3-3 घंटे के स्लॉट्स में ऐसे। 3 घंटे दिन भर में हर रोज ब्रेक कर करके, आधा घंटा कभी 1 घंटा ऐसे करके। ओके। तो उसमें ये चीज मैं हर बच्चे को सजेस्ट करता हूँ कि देखो, जैसे हिमांशी के लिए इकोनॉमिक लॉस था, हर बच्चे का कोई ना कोई एक सब्जेक्ट होता है जो ना थोड़ा सा रिलैक्सिंग लगता है खुद को, या जो पसंद आता है, एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है। तो आपका जो बोर्डम वाला टाइम है, आपको जो पढ़ने का मन नहीं कर रहा, एटलीस्ट अपने फेवरेट सब्जेक्ट को उठा लो इंस्टेड ऑफ कि कुछ नहीं पढ़ रहे। तो उससे क्या होता है कि अपना एक स्टडी फ्लो बना रहता है। एंड हिमांशु, व्हाट्स योर व्यू ऑन द रिटन प्रैक्टिस एंड प्रेजेंटेशन? की प्रेजेंटेशन के ऊपर आपने काफी बातें करी थी क्लासेस के अंदर, तो वो जो प्रेजेंटेशन वाली चीजें थी, वो आपने क्या इनकॉर्पोरेट करा अपने एग्जाम हॉल के अंदर? सर जैसे जैसे आपने बताया था ना कि एक बार केस मेंशन कर, मतलब सबसे पहले तो आप लॉ मेंशन करना, फिर मैंने थोड़ा गिवन केस एक्सप्लेन किया, फिर उसको 2-3 लाइंस में पूरा कंक्लूड किया कि ये इस पे, ये सेक्शन इस पे इसलिए एप्लीकेबल है करके। तो वो कंक्लूजन अच्छा होना चाहिए आपका, व्हाट आई थिंक इज। और सर मुझे याद है जब भी रात को सोने से पहले आई यूज्ड टू हियर जो आप रिवीजन लेक्चर्स टेलीग्राम पे अपडेट करते थे ना,
तो मैं उनको लगा के सो जाती थी, और ऐसे मतलब रात को आधा एक घंटा तो मुझे सब रिकॉल होते रहता था। और आपने ना रेरा की एनिमेटेड वीडियो बनाई हुई थी यूट्यूब चैनल पे, तो जब भी मेरे को ऐसे कुछ मन नहीं होता था ना पढ़ने का, और ऐसे लगता था, तो वो एनिमेटेड वीडियोस वर वेरी हेल्पफुल। फिर एकदम से मन आ जाता था, चलो अब पढ़ लिया, अब रेरा एक बार और रिवाइज कर लेते हैं करके। और आई स्टिल रिमेम्बर प्रोफेशनल एथिक्स में ना वो पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, आपने वो इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया था ना, देने का ना लेने का ना पार्टनरशिप में एंटर करने का, तो वो क्लॉजेस के साथ याद हो गया था सारा, तो उसमें इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। वो ऑडिट में बहुत हेल्पफुल था। तो आई मेड श्योर, और आप ना टेलीग्राम चैनल पे भी डेली एमसीक्यूज अपडेट करते थे, तो कभी जैसे मन नहीं कर रहा है कुछ भी कुछ करने का, तो एमसीक्यू स्टिक लगा लिए, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में चीजें रिवाइज हो रही है। तो वैसे आई ट्राई टू डू दैट। ओके। तो जैसे आप सबने देखा कि हिमांशी ने अगेन इकोनॉमिक लॉस पेपर 6D को इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी, अच्छे से क्लासेस करा। उसके बाद हिमांशी भी रेगुलरली 2.5 मंथ उसने इकोनॉमिक लॉस नहीं स्टडी करा, पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी, एग्जाम से पहले इकोनॉमिक लॉस को लिया। एंड शी हैज डिस्क्राइब द मैनर इन विच स्टडीड, शी हैज यूज्ड द फ्लैग्स, है ना, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दिया, 1.5 डेज के लिए प्लान बनाकर चली, और 1.5 डेज में भी इकोनॉमिक लॉस को टाइम दिया इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट अदर सब्जेक्ट्स। And as a result, 83 marks are economic laws में, and it has helped Himanshi to become a chartered accountant, to qualify as a chartered accountant. So definitely some learnings to take for all of us. And Himanshi, एक last question economic laws के regarding क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का आपने क्या करा? लाइक क्वेश्चन बैंक जो आपको प्रोवाइड किया गया था, डिड यू रेफर दैट क्वेश्चन बैंक, या आपने सिलेक्टिव क्वेश्चंस रेफर करा? व्हाट यू डिड फॉर द क्वेश्चंस प्रैक्टिस? सर आई ट्राई टू डू कि मैं जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर सकूं, लेकिन फिर एक टाइम पे ना मुझे समझ आ गया था कि मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर सकती। तो जब हमारे आईसीआई के केस स्टडी डाइजेस्ट है ना, आई प्रैक्टिस ऑल दोस क्वेश्चंस, और जो लेटेस्ट वो एमटीपी रिलीज हुआ था, एक एमटीपी होती है, तो मैंने वो क्वेश्चन किया। और एक बार ना जो हमारा नवंबर 22 का और मई 22 का क्वेश्चन पेपर एक बार गो थ्रू कर लिया था, कि मुझे कितना रिकॉल हो पा रहा है इसको करने के बाद, मेरी कितनी कनेक्टिविटी बैठ रही है, कि ये इस उससे है, ये एमसीक्यूज में कितने खुद से अटेम्प्ट कर पा रही हूँ करके। तो आई ट्राई टू डू दैट। बहुत ज्यादा क्वेश्चन ही, पर हाँ, आपने आईसीआई का केस स्टडी डाइजेस्ट कर लो, और एक दो पुराने क्वेश्चन पेपर्स देख लो कि आप खुद से कितना माइंड उस पर लगा पा रहे हो। एंड हिमांशी, लास्टली आपका जो जर्नी रहा है ऑफ बिकमिंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो भी काफी चैलेंजिंग रहा है। तो आई वांट कि आप जस्ट स्टूडेंट्स के एक बार ब्रीफ करें खाली शॉर्ट में अपनी जर्नी के बारे में, ताकि स्टूडेंट्स कैन डिराइव इंस्पिरेशन कि भाई कभी हार नहीं मानना चाहिए अपने को, एंड अपना जो एफर्ट्स है वो कॉन्स्टेंटली बनाए रखना चाहिए। सर अगर मेरी जर्नी की बात करें, तो आई वॉज ऑलवेज अ फैट किड, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू लूज वेट। तो मेरे लिए ना वो दिसंबर 21 वॉज द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई डिसाइडेड कि अब तो कुछ करना है, बहुत सुन लिया लोगों का। तो आई लॉस्ट अराउंड 35 kgs इन अ मैटर ऑफ 3 to 4 months। तो वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग टास्क था, कि मैं वो भी कर रही हूँ, साथ में मेरी स्टडीज भी चल रही है। एक पॉइंट ऑफ टाइम आया, डिसाइडेड कि मैं सीए छोड़ देती हूँ, इसमें तो बैठना ही बैठना है, नो मैटर व्हाट यू डू। इट्स नॉट लाइक कि आप 3-4 घंटे पढ़े और सीए क्लियर हो जाएगा, यू हैव टू सिट फॉर लॉन्ग आवर्स। पर फिर कहीं ना कहीं वो एक मोटिवेशन आई कि नहीं यार, नाम के आगे सीए भी चाहिए, और वो अपनी फिगर में भी आना है। तो इट, और कहीं ना कहीं वो मेरे लिए ऐसे भी हेल्पफुल था, कि जैसे मेरी जो जर्नी में जो वेट लूज करने का था, तो मैं फ्रूट ज्यादा खाती थी, वाटर इनटेक ज्यादा करती थी, तो वो मुझे लॉन्ग आवर्स तक बैठने में भी बहुत हेल्प किया। और यू हैव टू बाउंस बैक टू डू समथिंग। और ये तो सर, आई जस्ट इमेजिन इन माई ड्रीम कि कभी ऐसे कुछ कोई मेरा इंटरव्यू लेगा, एंड इट वॉज लाइक दैट। एंड सी, अगर मैं एग्जाम्स में नहीं बैठती तो आज शायद ये भी नहीं होता। राइट। तो सुनने में आपको नॉर्मल लग रहा होगा यार, बट ये चीजें ना मेंटली बहुत चैलेंजिंग हो जाती हैं। क्योंकि ऐसा जब एक प्रेशर होता है ना माइंड में, जब अपन कोई चीज सेट कर लेते हैं ना, यार मेरे को इतना ड्रास्टिक बॉडी चेंज करना है, 35 kgs वेट रिड्यूस करना है, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कितना एफर्ट्स लगाया होगा, दिन रात एफर्ट्स लगाए होंगे हिमांशी ने। बीच में वो सीए का कांस्टेंट स्ट्रगल है। राइट। तो जब कभी ऐसा एक फैक्टर होता है ना कि जिसमें बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हो, तो वहां बैलेंस करना चीजों को बहुत मुश्किल होता है। एंड उस पर्टिकुलर चीज को बैलेंस करना, उसको बैलेंस करके साथ में अपने स्टडीज में फोकस करना, डिसाइड करना कि नहीं यार मेरे को दोनों चीजें अचीव करनी है, वो अपने आप में एक चैलेंज है। जर्नी हर किसी की अलग होती है, चैलेंजेस हर किसी के अलग होते हैं। काफी लोगों के लिए ये जो स्ट्रगल है वो छोटा रहेगा, काफी लोगों के लिए ये जो स्ट्रगल है बहुत मेजर रहेगा। राइट। बट अपने को सीखना है कि यार कोई भी स्ट्रगल हो, किसी का भी स्ट्रगल हो, तो अपने को हार नहीं मानना,
अपने को चीजों को बैलेंस करना है, अपने स्टडीज को अपने स्ट्रगल के साथ बैलेंस करना है एंड इंश्योर करना है कि यार अपन जो अपने पर्सनल स्ट्रगल्स हैं उसमें भी सक्सेसफुल हो और साथ ही साथ अपना जो डिग्री है उसको भी अचीव करें, क्योंकि ये जो डिग्री है ना वो जिंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। ये जो डिग्री है ना वो लाइफ टाइम जीवन भर आपका साथ देने वाला है, राइट? यस सर। और सर जैसे आप ना आप हर चीज के कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर करते थे, रेरा के, फेमा के और इन सारी चीजों के, तो ना उससे इकोनॉमिक टाइम समझ में आने लग गया सर। अब पता चला कि ये गूगल भी पीएम वो हमारा जीएसटी भी पीएमएलए एक्ट के अंदर आ गया है। गूगल पे सीसीआई ने, वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने केस किया है। तो अपना वो न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट अब इंटरेस्टिंग हो गई है, जो पहले बहुत बोर्डम लगता था। तो थैंक्स अ लॉट टू यू सर। ओके, सो बहुत अच्छा लगा हिमांशी आपसे बात करके एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चों को बेनिफिट मिला रहेगा इस पार्टिकुलर डिस्कशन से। एक लास्ट क्वेश्चन हिमांशी जो दिमाग से स्किप हो गया था मेरे, स्टडी मटेरियल्स कौन सा रेफर करके गए थे इकोनॉमिक लॉज में, क्योंकि ओपन बुक एग्जामिनेशन है तो वो अपने लिए बहुत रेलिवेंट बन जाता है। सर मेरा सबसे पहले तो स्टडी मटेरियल था, केस स्टडी डाइजेस्ट था, आपका मास्टर इंडेक्स था, और मार्केट में एक दो इंडेक्सेस और थे। आई रेफर दोज टू, क्योंकि मुझे ये था कि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, मेरे पास मटेरियल पूरा होना चाहिए। आपने सिग्निफिकेंट केस लॉस का एक अलग से दिया हुआ था, वो आई रेफर्ड। एक पेनल्टीज चार्ट मेरे को मिला था, वो आई रेफर्ड, क्योंकि ना एक क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स का पेनल्टीज का, और वो फर्स्ट पेनल्टी थी उस चार्ट में। तो अगर वो हो जाता तो वो 3 मार्क्स का वो क्वेश्चन स्किप हो सकता था। तो अगर आपके पास सारा मटेरियल होगा ना, तो यू विल बी कॉन्फिडेंट फ्रॉम इनसाइड कि हाँ मैं पेपर तो कर पाऊंगा, कुछ भी छूटेगा नहीं। और एक एक एडवाइस जो मैं सबको देना चाहूंगी, कोशिश करना कि 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट करो। चाहो तो एक बार लिख के देख लेना, क्योंकि आपका पेपर पूरा कंप्लीट होना चाहिए। आपको उसी से कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके बाकी 2 पेपर्स के लिए, डीटी और आईडीटी के लिए, क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका होता है डीटी आईडीटी पढ़े। तो उसके लिए एक बूस्ट चाहिए होता है। अगर इकोनॉमिक लॉ अच्छा हो गया ना, तो आपका डीटी आईडीटी अपने आप अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है एंड यू नो जैसे इन्होंने मेंशन करा कि आईसीआई स्टडी मैटर्स हम लोग क्लासेस में वही यूज करते हैं, आईसीआई एसएम यूज करते हैं, मास्टर इंडेक्स, ये सारा कुछ रेफर करा। एंड साथ में यार बहुत अच्छी चीज है, भले ही हिमांशु ने मुझसे क्लासेस ली है, मुझे पूरा फॉलो करा है, बट किसी और फैकल्टी का या किसी और इंस्टीट्यूट का भी अगर कोई एक अच्छा रिसोर्स मिल गया एंड लग रहा है कि वो अपने लिए काम की चीज है, तो बिल्कुल अपने को उसे रेफर करना चाहिए, 100% रेफर करना चाहिए, क्योंकि जितनी चीजें अपनी हेल्प कर सकती हैं उतना अच्छा है अपने लिए, राइट? सो दैट इज समथिंग आई ऑलवेज सजेस्ट। सिनर्जी बेनिफिट अपने को हमेशा मिलता है। सो थैंक यू हिमांशी फॉर गाइडिंग ऑल ऑफ देम कि किस तरीके से अप्रोच करना है इकोनॉमिक लॉस पेपर 6D को एंड किस तरीके से इस पेपर के अंदर भी इतने अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं। तो लाइक हिमांशी, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हो सकते हैं यार, इकोनॉमिक लॉस पेपर 6D एक वजह बन सकता है एग्जाम्स क्लियर करने के लिए। तो इकोनॉमिक लॉस पेपर 6D को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करो, बिल्कुल इंपॉर्टेंस दो। ये मत सोचो यार एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो अगला अटेम्प्ट काम नहीं आएगा, May 24 में काम नहीं आएगा। भाई क्या पता इस अटेम्प्ट में इकोनॉमिक लॉस पेपर 6D तुम्हारा सारा पेपर्स क्लियर करा दे। 80 आ गया मतलब 75 आ गया मतलब 25 मार्क का क्वेश्चन मिल गया तुमको, तो बाकी सब्जेक्ट में उतना कम भी आएगा तब भी तुम पास हो रहे हो, है ना? सर इट हैपेंड विद मी, मेरे ग्रुप 1 में 180 है और मेरे ग्रुप 2 में 241 है, तो मेरे को वो सेट ऑफ बेनिफिट मिल गया। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक लॉस। हु न्यू कि ऐसा होने वाला है। राइट। तो बहुत अच्छा लगता है यार जब बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, जब बच्चों के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, पॉजिटिव आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। हिमांशी से मेरी फोन में बात हुई, आई थिंक हिमांशी के मदर से भी मेरे फोन में बात हुई एंड बहुत अच्छा लगा, बहुत मोटिवेशन मिला, खुद को भी बहुत मोटिवेशन मिलता है यार कि ठीक है हम लोग बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं एंड बच्चे उसका जो बेनिफिट्स है वो डिराइव कर पा रहे हैं। बाकी आप लोग भी यार जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, तो अगेन वीडियोस को लाइक करना मत भूलो, वीडियो को शेयर करना मत भूलो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, स्टे कनेक्टेड इन द यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, स्टे कनेक्टेड इन द टेलीग्राम चैनल। एंड हिमांशी, wish you all the very best for your future endeavors, keep shining in life and keep rocking in life. थैंक यू सर।